अगर अमेरिका हार्ड पावर है तो इंडिया सॉफ्ट पावर का ग्लोबल ब्रांड बन रहा है। पर आज ये भारत ना किसी से झुकता है ना किसी से डरता है। भारत अब चल पड़ा है अपने सपनों को पूरा कर। आज भारत के कल्चर को ही उसका सबसे बड़ा डिप्लोमैट बना दिया गया है। भारत एक जायंट जाग तो चुका है, लेकिन देखना ये है कि ये थकेगा तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ एंकर कशिश। एक देश जिसे कभी दुनिया पिछड़ा हुआ समझा करती थी, जहां भूख, बेरोजगारी और रंग भेद सबसे बड़ी खबरें हुआ करते थे, आज वही देश दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि भारत अब जाग गया है। जायंट हैज अवेकन। ये कहानी है उस भारत की जो एक वक्त पर कॉलोनियल गुलामी के जख्मों से भरा हुआ था। उस भारत की जहां मंत्री कहते थे अगर हम 1 रुपया बांटते हैं तो लोगों तक 10 पैसे ही पहुंचते हैं। पर आज ये कहानी है उस भारत की जिसका एक कदम सिलिकॉन वैली में है और दूसरा कदम चांद की मिट्टी पर। ये कहानी है उस भारत की जहां मंत्री कहते हैं हम वही करेंगे जिसमें हमारे लोगों का हित हो। तेल खरीदना है तो खरीदना है। एक समय था जब भारत का जिक्र दुनिया में सिर्फ 3 चीजों के लिए हुआ करता था: पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉवर्टी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1950s में इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड शेयर में लगभग 3% था। इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, इंडस्ट्री मैनुअल थी और लिटरेसी रेट 18% से भी कम था। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन और फिर 1991 में आई लिबरलाइजेशन की आंधी। कोई माने या ना माने, 1991 था इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट, जब इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 15 दिन का इंपोर्ट संभालने लायक बचे थे। तब पीएम नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने लिया एक हिस्टोरिक डिसीजन: लिबरलाइज द इंडिया इकोनॉमी। इन दोनों ने इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। तब से भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड और प्राइवेटाइजेशन के रास्ते अपनाए और आज 2025 में इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट है और 2030 तक अनुमान है कि 3rd लार्जेस्ट बनने जा रही है, ओवरटेकिंग यूनाइटेड किंगडम। आज भारत दुनिया में चाइना के बाद एक्सपोर्ट पावर हाउस बन चुका है। डिजिटल इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन फुटप्रिंट बनाने के करीब है। रिलायंस जियो के डिजिटल रेवोल्यूशन ने सिर्फ टेलीकॉम नहीं, भारत के सोचने का तरीका ही बदल दिया। आज एक छोटी सी किराने की दुकान, एक रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा है। पूरी दुनिया में जो डेली डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, उसका 50% इंडिया में हो रहा है। यूके, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के यूपीआई सिस्टम से हैरान है एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड वांट्स द मंत्र फ्रॉम इंडिया। पिछले 10 सालों में पहली बार दुनिया में इंडियाज डेमोग्राफिक एज यानी द यंग भारत का महत्व समझाया गया। जिस कंट्री के पास यूथ हो उसके पास फ्यूचर की चाबी होती है। 150 करोड़ पॉपुलेशन में 35% अंडर 35 है और हर साल भारत में 12 मिलियन लोग मार्केट में नया कदम रखते हैं। यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले देश में उसकी कमजोरी को ही उसका बैकबोन बना दिया गया। ये यूथ सिर्फ लेबर नहीं, ड्रीमर्स, क्रिएटर, डिसरप्टर है। मतलब ये नई पीढ़ी सिर्फ जॉब ढूंढ ही नहीं रही बल्कि नए जॉब्स क्रिएट कर रही है। फ्रीलांसर, इंटरप्रेन्योर और इनोवेटर बना रही है। बिहार का रवि एक किसान का बेटा दिन के टाइम खेती और रात के टाइम यूट्यूब से कोडिंग सीखकर फ्रीलांसिंग कर रहा है। 3 साल में सिलिकॉन वैली से रिमोट काम करके 1 लाख महीना कमा रहा है। यूट्यूब का खुद का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, सेकंड यूएसए और इंडिया का आधा। इस नए भारत के सपने नौकरी से नहीं, इनोवेशन से जुड़े हैं। काम करने वाले बनो, काम तो मिल ही जाएगा। 2000 में दुनिया ने इंडिया को देखा एक आईटी आउटसोर्सिंग हब के रूप में, यानी हम आईटी के कुली बनकर ही काम कर रहे थे, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएल, विप्रो के कॉल सेंटर में कोडिंग, बैकएंड सपोर्ट देना। इन सिंपल लैंग्वेज वी वर सीन एज डू मोर विद लेस, मीनिंग इंडियाज लो कॉस्ट
ब्रेन पावर वॉज वर्ल्ड्स एसेट। 2020s ने निरेटिव ही बदल दिया। इंडिया अब सिर्फ बैकएंड काम नहीं कर रहा बल्कि कोर इनोवेशन में लीड कर रहा है। अब हम मिशन मंगल, चंद्रयान 3 जैसे प्रोजेक्ट्स एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम में कर रहे हैं। लास्ट 5 से 7 सालों में जो स्टार्टअप की रेस चली है इंडिया में, उसने 100+ यूनिकॉर्न्स खड़े कर दिए हैं। स्टार्टअप वर्थ ओवर $1 बिलियन। दोस्तों, आप लोगों ने सुना तो होगा कि 100 करोड़ का फ्लैट गुड़गांव में। क्या 100 करोड़ का फ्लैट एक गरीब देश अफोर्ड कर सकता है? कुछ लोग कहेंगे प्रॉपर्टी हाइप है, मान लिया दोस्तों होगा, लेकिन बिका तो है वो 100 करोड़ का। IIT के ग्रेजुएट्स अब खुद की कंपनी शुरू कर रहे हैं और सिलिकॉन वैली को डिसरप्ट कर रहे हैं। अब दुनिया भारत को IT कुली नहीं, टेक क्रिएटर के रूप में देख रही है। पिछले कुछ सालों में हमने इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, डिफेंस हो या डिग्निटी। कभी जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता था, आज वो UN में लीडरशिप की कुर्सी के लिए कैंडिडेट बन गया है। 1990s तक भारत की फॉरेन पॉलिसीज डिफेंसिव थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, ग्लोबल इमेज मैनेजमेंट तक सीमित। चाहे वो पार्लियामेंट पर अटैक हो, 26/11 हो, स्टोन पेडलर हो या ट्रेन ब्लास्ट, हमने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन 2020 आते आते भारत का रूप बदल गया है। अब भारत पैसिव ऑब्जर्वर नहीं बल्कि प्रोएक्टिव ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। यानी नेगोशिएट भी करवाता है और जिन्हें समझ नहीं आता उन्हें घर में घुस के समझा के भी आता है। दोस्तों, मैं बाकी न्यूज और यूट्यूब चैनल्स की तरह पाकिस्तान की बात नहीं करती और ना ही कंपेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो देश खुद ही मर रहा है उससे कंपैरिजन करके हमें क्या मिलेगा। हमें तो वर्ल्ड पावर बनने की तैयारी करनी। समझिए, भारत इस वक्त ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कर क्या रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी मल्टी अलाइंड है, यानी वो सबको साथ लेकर चलता है। किसी एक साइड से दुश्मनी और दूसरी साइड से दोस्ती नहीं करता। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझिए तो क्वाड नेशंस, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक्स नेशंस, रशिया और चाइना के साथ पैरेलल डायलॉग्स, पैरेलल ट्रेड और बिल्कुल क्लियर संदेश, इंडियन पीपल फर्स्ट। बेसिकली भारत अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ को मल्टी डायरेक्शनल डिप्लोमेसी से बैलेंस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के टाइम, जब सब लोग कंफ्यूज थे, तब भारत ने डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक खेला। वेस्ट के साथ भी टाइज बनाए रखे, आर्म्स लेकर, और रशिया से ऑयल भी लिया। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सबको याद हो तो जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, तब वॉर के बीच से हमारा फॉरेन ऑफिस हमारे 20,000 स्टूडेंट्स को सेफली वापस भी ले आया। फिर मेरे बहुत सारे दोस्त इस चैनल पे कमेंट सेक्शन पे जब गोगी मीडिया कहकर लिखते हैं, मैं उन्हें समझाना ही नहीं चाहती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज मैं जब फॉरेन ट्रेवल करती हूँ और आज मेरे पासपोर्ट की फॉरेन में क्या वैल्यू है। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी मुल्क हो, कस्टम ऑफिसर कहता है, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, मोदी जी। मैं यहाँ मोदी जी का प्रचार नहीं कर रही, आप समझिए। जब 1980 में मेरी मदर फॉरेन ट्रेवल करती थी तो वही कस्टम ऑफिसर उन्हें कहता था कि यू आर फ्रॉम इंडिया, राज कपूर। दोस्तों, देखने का नजरिया है। अगर विदेश में आपके देश को कोई व्यक्ति सम्मान दिला रहा है तो कुछ तो होगा। और जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं वो इस बात को जरूर फील करते होंगे कि 10 साल पहले इंडियन पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू वो फील करते हैं जब वो ट्रैवल करते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस और मिलिट्री की। इंडिया अब डिफेंस इंपोर्टर से टेक वॉरियर बन रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका ऑपरेशन सिंदूर। क्यों? क्योंकि शांति की आस्था के साथ शक्ति का प्रदर्शन भी जरूरी है। DRDO और हाल के इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स जैसे तेजस फाइटर, अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुस के तो मारा ही। उससे भी बड़ी बात, दुश्मनों का एक भी बॉम्ब, मिसाइल या एयरक्राफ्ट हमारे देश की सीमा पर कुछ नहीं कर पाया। अगर कुछ भूले भटके इस तरफ आ भी गया तो हमारे होममेड
आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम ने उनकी हवा में ही दिवाली बना दी। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक आज भारत 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बन चुका है। 2019 मिशन शक्ति तो आप सबको याद ही होगा, जहां हमारे ASAT धरती के बाहर भी मिसाइल से सैटेलाइट गिरा दी थी एंड इंडिया बिकम 4th नेशन टू शूट डाउन अ सैटेलाइट इन स्पेस। अगर अमेरिका हार्ड पावर है तो इंडिया सॉफ्ट पावर का ग्लोबल ब्रांड बन रहा है। इंडियन डायस्पोरा हर कॉन्टिनेंट में की पोजीशंस पे है, गूगल के CEO से लेके UK के PM तक। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास पहले कुछ नहीं था, बस फर्क था उसे पेश करने के तरीके में। मेरे कहने का मतलब है कि आज भारत के कल्चर को ही उसका सबसे बड़ा डिप्लोमेट बना दिया गया। योगा क्या पहले नहीं था? बिल्कुल था, हर सरकार के पास था, लेकिन अब 21 जून इंटरनेशनल योगा डे बन चुका है। आयुर्वेद पहले भी था, लेकिन जंगल में या खेतों में। Now we are the largest exporters of Ayurved based products in the world. बाबा रामदेव जी, श्री श्री जी, सदगुरु जी क्या पहले नहीं थे? बिल्कुल थे, पर आज जापान, अर्जेंटीना जैसे देशों के लीडर्स इनसे गाइडेंस ले रहे हैं। दोस्तों, लोग बोलेंगे नौकरियां कहां हैं? इंडिया का फॉरेन रिजर्व 2004 में था $118 बिलियन, 2014 में था $300 बिलियन, मतलब यूपीए सरकार में इंडिया का फॉरेन रिजर्व डबल हुआ है। 2025 में हमारा फॉरेन रिजर्व है $700 बिलियन, मतलब यहां भी 10 साल में डबल। अब नौकरी है या नहीं, पर आपके घर के अकाउंट में हर साल पैसा डबल हो रहा है, तो दोस्तों कोई तो काम कर रहा है। नौकरी तो यूपीए सरकार में भी थी और बीजेपी सरकार में भी है, पर समझना ये है कि कौन काम करना चाहता है और कौन नहीं। भारत एक जायंट जाग तो चुका है, लेकिन देखना ये है कि ये थकेगा तो नहीं, क्योंकि 2050 तक अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमें क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज प्रेशर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल हार्मनी जैसे क्रिटिकल इश्यूज पर लगातार लड़ते रहना है। पुलिस, जुडिशरी, एजुकेशन, गवर्नेंस में लगातार रिफॉर्म्स चाहिए। यहाँ तक का सफर तो मेरे हिसाब से आसान था। सस्टेन करके ग्रो करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। 2050 तक अगर इंडिया ने अपना डायरेक्शन बिल्कुल सही और इसी तरह बनाए रखा तो दुनिया के टॉप 3 सुपर पावर्स में एक नाम इंडिया का भी हो सकता है। पर आज ये भारत ना किसी से झुकता है, ना किसी से डरता है। भारत अब चल पड़ा है अपने सपनों को पूरा करने। जय हिंद।